और उनके नाम से एक मंदिर की स्थापना हुई। स्वराज्य का ऐसा बिगुल बजाया कि पूरा हिंदुस्तान जाग उठा और भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। इन महानायकों का नाम था बिंदी तिवारी और मंगल पांडे। सब लोग ध्यान से सुनो। रेजिमेंट 26, 47 एंड 62 को चित्तगोंग की तरफ मार्च करना है, जो कि यहां से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। और चित्तगोंग के बाद तुम्हें वहां से रंगून की ओर मार्च करना है। तुम सबको अपना अपना लगेज खुद कैरी करना है। सिपाहीज को लगेज कैरी करने के लिए कंपनी की तरफ से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए अपना अपना सामान उठाओ और मार्च करना शुरू करो। लेकिन चटगांव तो बहुत दूर है और ये चाहते अपना सामान भी हम खुद टोक के लेके जाएं। ये घोरे दानव है दानव, दया तो है नहीं इनमें। अरे इनसे दया चाहता भी कौन है? कम से कम हमारा अधिकार तो हमसे न छीने। ये नहीं हो पाएगा साहब। व्हाट? हम लोग अभी 1600 किलोमीटर दूर मथुरा से चलकर यहाँ आए हैं। किसी ने विश्राम तक नहीं किया है। ऐसे में वापस इतना लंबा सफर तय कर पाना मुमकिन नहीं है। तुम एक सोल्जर हो, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, टू ओबे द ऑर्डर्स। हम इंसान भी है साहब, शायद आपको ये बात याद नहीं रहती। आर्ग्यूमेंट विल ओनली फेच अ डिसिप्लिनरी एक्शन। हम तो केवल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना भारी सामान लादकर हम इतनी दूर नहीं जा सकते। सब सिपाही थक चुके हैं साहब। तुम्हारा रेजिमेंट 47 है ना, तो सबसे पहले रेजिमेंट 47 मार्च स्टार्ट करेगी। मूव नाउ। इट्स माय ऑर्डर। कम से कम सामान लादने के लिए बैलगाड़ी तो दिलवा दीजिए। हम इतना भारी सामान लादकर इतनी दूर नहीं जा सकते, और अगर हमें मजबूर किया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बिंदी तिवारी, तुमने हमारे ऑफिसर के साथ बदतमीजी की है। शांति से की गई बातें आप लोगों को सुनाई नहीं देती साहब। हमारी मांगे जायज हैं। ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? इंसान हूं साहब, अपना अच्छा और बुरा समझता हूं। बिंदी तिवारी, तुम्हारी एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस विल नॉट गो अनपनिश्ड। डिसमिस। जिन्ना बाबा, लगता है इन गोरों ने गोलाबारी शुरू कर दी। हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। नहीं, यदि हम भागे तो इन गोरों को हमारी माटी से कौन भगाएगा? लेकिन बिंदा भाई, इन गोरों की इतनी बड़ी आर्मी से हम लड़ भी कैसे सकते एक हैं? योद्धा होकर हम पीठ भी नहीं दिखा सकते। ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है भाइयों। मर जाएंगे लेकिन अपने आत्मसम्मान को मरने नहीं देंगे। चलो। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और कंपनी ने बिंदी तिवारी को कैदी बना लिया।
अगर आज किसी को देखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने वालों का क्या होता है, हियर इट इज। ये नहीं डरेंगे साहब, क्योंकि हमारी माटी शेर पैदा करती है, और शेर किसी का शिकार होते देख डरते नहीं हैं। आज तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारे सारे शेर गीदड़ बन के निकलेंगे। टाइम अप! टाइम! राइट नाउ! अंग्रेजों ने बिंदी तिवारी को एक पेड़ से बांध कर छोड़ दिया था ताकि भूख और प्यास के मारे तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो जाए। सभी सैनिकों ने पेड़ से बंधे अपने बिंदा बाबा को हर दिन मृत्यु के समीप जाते देखा, पर वे इतने विवश थे कि कुछ नहीं कर पाए। और दूसरी ओर इस परिस्थिति में भी बिंदी तिवारी अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहे थे। डरना मत मेरे साथियों, ये मौत की सजा भी जीते जी हमारी गर्दनें झुकने नहीं देंगी। कई माटी के लाल पेड़ पर इस तरह टांग दिए जाएंगे। कई स्वाभिमानी गर्दनें फांसी के फंदे का आलिंगन करेंगी। कई साहसी सर धड़ से अलग हो जाएंगे ताकि हमारे हिंदुस्तान का सर कभी ना झुकने पाए। धीरे धीरे बिंदी तिवारी की आवाज धीमी पड़ने लगी और फिर एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो गई। जिस पेड़ से बिंदी तिवारी को बांधा गया था, वहां सैनिकों ने एक शिवलिंग की स्थापना की। आपसी बातचीत में वे इस मंदिर को बिंदा बाबा मंदिर बुलाने लगे। बैरकपुर पहुंचने वाले हर नए सैनिक को जल्द ही बिंदा बाबा के बलिदान की कथा सुना दी जाती थी। मंगल पांडे की टुकड़ी भी हाल ही में मेरठ से स्थानांतरित होकर बैरकपुर पहुंची थी। जब से उन्हें बिंदा बाबा की बलिदान गाथा पता चली थी, तब से ही वे भीतर ही भीतर उद्वेलित थे। उनके मन में आग सुलग रही थी। ये नहीं डरेंगे साहब, क्योंकि हमारी माटी शेर पैदा करती है, और शेर किसी का शिकार होते देख डरते नहीं हैं।
क्या बतिया रहे हो बिंदा बाबा से? जब से यहाँ आए तब से बिंदा बाबा हमारे सपने में आ रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। क्या बात होगा? बैरकपुर की हवाओं में भी बिंदा बाबा के बलिदान की कहानियां सुनाई देती हैं। भाग्यशाली हो तुम कि बिंदा बाबा तुम्हारे सपने में आते हैं। पता है लल्ला, अगर हम बिंदा बाबा की जगह पे होते हैं तो हम भी वही करते जो बिंदा बाबा ने किया है। मर जाते पर ये अंग्रेजों के सामने नहीं झुकते। हाँ बस बस, बाकी का जोश युद्ध मैदान में दिखाना। अभी चल, परेड मैदान बुलाया सबको। परेड मैदान? हाँ, वो कुछ नई कारतूस और नई राइफल आई है, सारे सैनिकों को इकट्ठा होने के लिए बोला है। नई राइफल और कारतूस? हाँ, देखते हैं जाके। चले। ये है एनफील्ड राइफल। और ये है कारतूस, जो पुराने वाले कारतूस से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इसमें एक खास कागज लगा हुआ है जो बारूद को नमी से बचाता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले कार्ट्रिज पर लगी इस पेपर कवरिंग को दांत से खींचकर निकाल देना है। फिर ये गन पाउडर इस राइफल में भरना है। फिर इसे अंदर की तरफ प्रेस करना है। नाउ ये एनफील्ड राइफल दुश्मनों को मार गिराने के लिए रेडी है। दिस राइफल कंसिडर्ड टू बी मोर पावरफुल। Sepoy 1446, 19th Regiment. Sepoy 1447, 19th Regiment. पैसे किसके लिए रख रहे हो मंगल? माँ और बाबूजी के लिए। गांव के लोगों से माँ और बाबूजी ने बहुत कर्जा लिया है, धीरे धीरे बस उसी को चुका रहे हैं। ये समझ लो कि कंपनी की फौज भी इसीलिए भर्ती हुए। सही। बाईस बरस के थे हम लल्ला। कंपनी का काफिला हमारा गांव नगवा बलिया से गुजर रहा था। हम एक स्थान पर खड़े खड़े होकर ध्यान से देखे जा रहे थे कि अंग्रेजी अधिकारियों में से किसी एक ने हमका देखा और हमारी तरफ आ पहुंचा। फिर हमका कहने लगा कि हमारे शरीर का गठन बिल्कुल सैनिक जैसा, हमका फौज में भर्ती हो जाना चाहिए। वो तो है। हमने सोचा फौज में भर्ती होकर कछु पैसे कमा लेंगे और बापू का ऋण मुक्त कर देंगे, और यही सोचकर 10 मई 1849 में फौज में भर्ती हो गए हम। एक बात बताए लल्ला। हाँ हाँ। ये अंग्रेजों के लिए काम करना हमका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन में कई प्रश्न उठते हैं, लेकिन सारे प्रश्नों का जवाब जानकर हम चुप हो जाते हैं। कैसा उत्तर? ये गरीबी। माँ के पास केवल एक पीले रंग की साड़ी थी।
वो घर पर हो कि मोहल्ले की शादी, वो हमेशा एक ही साड़ी पहना करती थी। बाबूजी की वो सफेद धोती भी हमका याद है। पता है लल्ला, वो धोती इतनी पुरानी हो गई थी कि कोनो विश्वास नहीं करता था कि वो का रंग कबू सफेद भी हुआ करता था। अच्छा, तो माँ बाबूजी की कहानी तो तूने झट से सुना दी, और इन चूड़ियों की खनखनाहट की कहानी अपने दोस्त से छुपा ली। बता क्यों? तू जैसा सोच रहा है ऐसी कोनो बात नहीं है। इस चूड़ियों की खनखनाहट हमका हमारी बहन की याद दिलाती है। बहुत ही छोटी उम्र में ये दुनिया छोड़कर चली गई वो। हरे और लाल रंग की चूड़ियां का बहुत पसंद थी। दर्जनों चूड़ियां अपनी कलाई में डालकर हमका मंगल भैया पुकार कर दिखाने चली आया करती थी। भैया भैया, हाँ? हमें ये लाल और हरी चूड़ियां दे दो ना। हाँ अभी दे रहे हैं। ये लो लाल और हरी। पैसे कितने हुए? 10 पैसे। पर मेरे पास तो बस 5 ही पैसे हैं। कोई बात नहीं, समझो ये चूड़ियां एक भाई की तरफ से उसकी बहन को छोटी सी भेंट है। सच? हाँ। धन्यवाद भैया। जी। अरे जंगल घना घना रे भैया, जंगल घना घना। दानव तना तना रे भैया, दानव तना तना। पुण्य भूमि को आया लूटने, देखो सब कुछ लगा हड़पने। बहाने बना बना रे भैया, जंगल घना घना। एक नहीं, इस बार अनेकों राम आए। पार समुंदर से आए रावण को मार भगाए। अरे जब सारे रावण मारे जाए तभी मनाओ दिवाली। इसको आई बात समझ में? अरे जोर से मारो ताली। इस बार अनेकों राम आए। पार समुंदर से आए रावण को मार भगाए। अरे जब सारे रावण मारे जाए तभी मनाओ दिवाली। इसको आई बात समझ में? अरे जोर से मारो ताली। लल्ला, हे लल्ला हमारी बात सुन। अब का हुआ? देर से बिंदा बाबा। ये बार बिंदा बाबा नहीं, ये तमाशा वाला। ये नाटक नहीं था। नाटक नहीं था। हाँ लल्ला, ये कौनो नाटक नहीं था। सोने दे। सुबह 4 बजे उठ के अभ्यास के लिए परेड मैदान जाना है। सोने दे। लल्ला, हमका कहा ऐसा लग रहा है वो नाटक में कौनो संदेश छिपा है। हाँ, और हमको भी तेरी बात सुन के हमको भी एक संदेश मिल रहा है। हमको लग रहा है कि तेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले तुझे दवा दिलाऊंगा, उसके बाद कौन और काम करेंगे। सो जा और हमको भी सोने दे। सो जा।
देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए और मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आप में से एक हूं। मेरी तरफ से आपको कोई नुकसानी, कोई परेशानी नहीं होगी। वो क्या संदेश है जो आप देना चाहते हैं? बोलिए। बहुत बड़े विद्रोह का संदेश। हमारे जैसे और भी यहाँ कई लोग हैं जो इस संदेश को अलग अलग जगह तक पहुंचाने में लगे हैं। बिठूर के पेशवा महाराज नाना साहेब दुदुपंत और सम्राट बहादुर शाह जफर भारत में एक जन विद्रोह का आयोजन कर रहे हैं। इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई और पेशवा महाराज नाना साहेब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अरे इन अंग्रेजों ने तो पेशवा महाराज की पेंशन पर ही रोक लगा दी है। और तो और हिंदुस्तान सम्राट बहादुर शाह जफर उनके सारे अधिकार छीन लिए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पूरा हिंदुस्तान इन गोरों के जुल्म से परेशान है और उन्हें उत्तर देने के लिए व्याकुल भी। हमारे देश में इतना कुछ हो रहा है और हमें कुछ पता नहीं। इन गोरों के अत्याचारों के बारे में सुनकर तो आपका भी खून खौल उठेगा। इन्होंने केवल राजाओं और महाराजाओं का ही नहीं बल्कि किसानों, शिल्पकारों, बुनकरों सबका जीवन बर्बाद कर दिया है। उन पर मन माना कर लगाया गया है और कर का भुगतान नहीं करने पर उनकी जमीनें भी छीन ली है और मार मार कर उनकी चमड़ी भी उधेड़ ली है। अरे बुनकरों के तो अंगूठे भी काटे गए साहब। अमीर हो गरीब हो फर्क नहीं पड़ता, सभी भुगत रहे हैं। बस जो अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली बन गए हैं वो जिंदा हैं, उनकी जानें बच गई। अरे ऐसी जान का क्या करोगे हरिहर, जिससे इन धूर्त विदेशियों की उंगली पर नाचना पड़े? इससे अच्छा तो देश के मान के लिए जान लुटा देना होगा। कम से कम मरते वक्त खुद पर शर्म तो नहीं आएगी। हम अंग्रेजी सैनिक बनकर इनकी रखवाली करते रहे और ये गोरे हमारे ही घरों में आग लगाते रहे। बस यही संदेश हम पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं। नाटककारों से हुई इस बातचीत ने मंगल पांडे को अत्यधिक प्रभावित किया। बातचीत के दौरान उन्हें अपने साथी भारतीयों की दुर्दशा के बारे में पता चला और उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्हें लगा कि कंपनी की सेना में शामिल होने के कारण वे बाहरी दुनिया में हो रही घटनाओं से पूरी तरह अवगत नहीं हो पा रहे हैं और इस बात का उन्हें बेहद दुख था। परंतु अब सब कुछ बदलने वाला था। बिंदा बाबा की भविष्यवाणी सच होने वाली थी और मंगल पांडे को उनके जीवन का लक्ष्य मिल चुका था। राम राम मंगल भैया। अरे राम राम। माता दिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक जरूरी काम था इसलिए चले आए यहाँ। क्या बात है, हमने सुना है कि अंग्रेजों के वहाँ साफ सफाई का काम करने लगे हो तुम। नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारी बीवी करती है। हम तो बस चले जाते हैं ऐसे ही उसकी मदद करने के लिए। क्या बात है, इतना हाफ खा रहे हो? वो इतना दूर से चलकर आ रहे हैं ना, थक गए हैं और गला भी सूख गया है। मंगल भैया तनिक पनिया पिलाए दो। अरे ये पानी तुमका नहीं पिला सकते, शिवलिंग पर चढ़ाने जा रहे हो, का झूठा पानी चढ़ाएंगे का? यहाँ पास में नदी है, वहाँ जाके पी लो, जाओ। अरे मंगल भैया, आप जो नदी से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ावत हो ना, वो नदी का पानी कितना लोग पीता है, तब वो पानी झूठा नहीं होता का? अरे मंगल भैया, आप जिन शिव जी को पूजने जा रहे हो ना, वो तो कबो छुआछूत नहीं माने, तो आप काहे छुआछूत मानते हैं? हाँ हाँ, तुमका बड़ा ज्ञान है, शिव जी कहाँ मानते थे और कहाँ नहीं मानते थे। हम तो मूर्ख हैं भैया। आते जाते कहीं कनप्पा की कहानी सुन लिए थे, तब जाके पता चला कि भोलेनाथ उसकी भक्ति देखे थे, जाति नहीं। हम कौन भगवान नहीं है और हम अपना धर्म कबू भ्रष्ट नहीं करेंगे। बस। धर्म तो भ्रष्ट हो गया भैया, और होगा। सिर्फ आपका नहीं, आपके बाकी साथी लोगन का भी। का बड़बड़ा रहे हो, एक डंडा खाओगे सारे होश ठिकाना आ जाएंगे तुम्हारे। हम तो होश में है भैया, पर हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। हाँ, काहे कि अब सबका जात एक ही होने वाला है। गाय और सुअर की चर्बी से बना कारतूस सब अपने मुंह से चबाएंगे तो एक ही जात के हो जाएंगे। सुबह सुबह कौन भांग पी रखी है तुमने? रात को कौन सपना देखा था का? सपना नहीं देखे भैया, तमाशा देखे हैं, तमाशा। अपनी जागती आंखों से हथियार बनाने वाले कारखाने में।
साथियों, हिम्मत रखो और इन गोरों को बता दो कि हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है। हमारी मातृभूमि इस देश से ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम और निशान मिटा दो। ओ लॉर्ड ह्यूसन, बीको वज्र। अरे पहले तो हम कहीं लगा उस सफाई कर्मी माता दिन हमारी टांग खिंचाई कर रहा है, लेकिन उसके बाद हम कई बात का एहसास हो गया कि वो हमसे पानी लेने नहीं आया था, ये सूचना देने आया था। तुम सही कह रहे हो मंगल। हम भी सुने कि ये गोरे ईसाई धर्म के प्रसार के लिए हमारे धर्म और धार्मिक आस्थाओं को नष्ट करना चाहते हैं। सही कहा उधम सिंह, हमने भी यही सुना है। ये गोरे कई बैरकों में जाके मुफ्त में बाइबल बांट रहे हैं, और जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपनाते हैं, ये लोग उन्हें बहुत से अधिकार दे रहे हैं। उनके घरों को छूट दी जा रही है, यहाँ तक कि उनकी जमीनों को भी जब्त नहीं किया जाता। भवानी शंकर, ई का अर्थ ये भी हो सकता है कि माता दिन ने हमसे जो कुछ भी कहा वो सच है। बिल्कुल। कैप्टन ड्यूटी से मिलेंगे हम आज, अभी। ठीक है। हम मंगल पांडे सर, हमने सुना है कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। आप अच्छे से जानते हैं कि इसका इस्तेमाल करना हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों की धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। क्या आप हमें बता सकते हैं ये सच है कि नहीं? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जिसके आंसर के लिए तुम लोग यहां तक पहुंच गए, वो भी संडे को। इसके बारे में कल भी बात कर सकते हैं। आज क्यों नहीं? आपको जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है, इसके लिए आपको एक दिन का समय क्यों चाहिए? ये हमारे धर्म और आस्था का प्रश्न है, आपको अभी जवाब देना होगा। As I said, we will talk about it tomorrow in the office. Okay? उनको डाउट हो चुका है सर। डाउट है, बट दे आर नॉट श्योर कैप्टन ड्रूरी। आज नहीं तो कल उन्हें सच का पता चल ही जाएगा। तो फिर एक ही रास्ता है, हम सैप बॉय से कह देंगे कि फैट ग्रीस कारतूस फैक्ट्री से भेजा ही नहीं गया है। इतना बड़ा झूठ हम नहीं कह सकते सर, क्योंकि कारतूस यहाँ बैरकपुर और मेरठ में पहुंच चुका है। आई थिंक वी शुड टेल देम द ट्रूथ। व्हाट? नेवर। अगर उन्हें सच का पता चल गया तो वो लोग कार्ट्रिजेस को यूज करने से रिफ्यूज कर देंगे। करेक्ट। मिस्टर जेम्स थॉर्टन ह्यूसन इज एब्सोल्युटली राइट। और हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि हम थाउजेंड्स ऑफ कैटरेज वेस्ट कर। यू अंडरस्टैंड? वेल, इन दैट केस वी विल हैव टू स्टिक टू अ लाई। हमें तो सच बताने की जरूरत ही नहीं है। हमें सैप बॉय से सिर्फ इतना कहना है, जो कुछ भी तुमने सुना है वो एक रूमर है। That's it. Correct. The cartridges are clean. इसमें किसी भी तरह का एनिमल फैट नहीं यूज किया गया है। जय भोलेनाथ। 108 बेलपत्ता चढ़ाए थे भोलेनाथ पर, और ये बोले थे कि ये जो चर्बी वाली जो बात है बस यही झूठ निकले। मैंने भी मन्नत मांगी थी, मुझे भी चादर चढ़ानी है दरगाह में। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि गोरा झूठ बोल रहा है? अगर इनमें और माता दिन में चुनना हो तो हम माता दिन की बात पर विश्वास करेंगे। लैंस नाइक शेख पालतू, जाके पता करो कि ये एनिमल फैट का फॉल्स इंफॉर्मेशन किसने स्प्रेड किया है। जी साहब।
नहीं खाओगे तुम खा। सच बोलने का सजा मिला है भैया। चर्बी वाला कारतूस हम अपने आँख से देखे। दमदम वाला कारखाना में ये सब चल रहा है। हम झूठ नहीं हमको अच्छे से पता है तुम झूठ नहीं कह रहे हो। बहुत हो गया। इन अंग्रेजों को इनके कुकर्मों की सजा देने का समय आ गया है। नहीं छोड़ेंगे इन्हें। रुकना होगा मंगल। बिठूर के नाना साहिब द्वारा नियोजित विद्रोह तक हमें रुकना होगा और तब तक हम किसी भी तरह से उन्हें कारतूस का उपयोग करने के लिए मना करते रहेंगे। मंगल सही कह रहे हैं। अरे नहीं चाहिए ऐसा जीवन जिस पर कायरता का कलंक लगा हो। जिस माटी ने जन्म दिया उस पर मर मिटने वाला हर भाग्यशाली होता है और हम भी उस भाग्यशाली सपूत की तरह मर मिटेंगे जिसकी लहू की हर बूंद से स्वराज की कहानी लिखी जाएगी। Reform, perform, transform. Hey, you all sepoys! Cartridge and rifle uthao and use them one by one. मैं तुम लोगों को एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कैप्टन ड्रूरी ने क्लैरिफाई कर दिया था These cartridges are clean. जिसकी मौत सामने वो झूठ नहीं बोलता साहब। और फिर सफाई कर्मी को मारा क्यों गया? सच बोलने वाला मर सकता है लेकिन सच्चाई नहीं मर सकती गोरे साहब। How dare you? How dare you? तुम्हें इस बदतमीजी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी यू मंगल पांडे। And you all, कान खोल के सुन लो, तुम सब इस कंपनी के पैसों पे पलते हो, तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो ये कंपनी चाहती है। So come on and pick up these cartridges. सर, हमारे सिपाही इन कारतूसों का उपयोग तभी करेंगे जब उनको ये प्रमाण दिया जाए कि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। All right. मुझे अपने सीनियर से बात करनी होगी। जी सर। कंपनी को संदेह हो चुका था कि मंगल पांडे और अन्य सिपाही उनका विरोध कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मंगल पांडे के कारतूस वाले प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय मांगा ताकि वे बैरकपुर में विद्रोही ताकतों को कुचलने की योजना बना सके। कंपनी हिंदुस्तानी सिपाहियों को यह संदेश देना चाहती थी कि जो भी कंपनी के विरुद्ध आवाज उठाएगा उसे हमेशा हमेशा के लिए मौन कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ मंगल पांडे को भी यह सूचना मिली कि जिन सिपाहियों ने अंग्रेजों के आदेश की अवहेलना की है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बर्मा से अंग्रेजी सेना को बुलाया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने मंगल पांडे की 19वीं रेजिमेंट को भंग करने और उनकी वर्दी और हथियार को वापस लेने की भी योजना बनाई।
साथियों, आज तक इन गोरों की वर्दी पहनकर हमने खूब वफादारी निभाई है, पर आज ये वर्दी फेंक कर सर पर कफन बांधने का समय आ गया है। जब जब इन गोरों पर हमने विश्वास किया है, हमारे विश्वास की हत्या हुई है। डरो मत साथियों, हिम्मत रखो और इन गोरों को बता दो कि हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है। हमारी मातृभूमि इस देश से ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम और निशान मिटा दो। Arrest him! I said arrest him! You! Oh, Lord Hewson! मंगल पांडे की, 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 मंगल पांडे की। अरे नहीं चाहिए ऐसा जीवन जिस पर कायरता का कलंक लगा हो। जिस माटी ने जन्म दिया उस पर मर मिटने वाला हर भाग्यशाली होता है, और हम भी उस भाग्यशाली सपूत की तरह मर मिटेंगे जिसकी लहू की हर बूंद से स्वराज की कहानी लिखी जाएगी। अगर मंगल पांडे को किसी ने हाथ लगाया तो पूरे इलाके में आग लगा दी जाएगी। जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। मुझे पूरी तैयारी करके ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ आना होगा। मंगल भैया ने जो किया सही किया, हम इनके साथ हैं। नहीं, मंगल ने जल्दबाजी की है। हमें समझाया गया था कि पेशवा महाराज के विद्रोह तक हमें शांत रहना है। जो हुआ सही नहीं हुआ मंगल।
दोस्तों, यह समय सही और गलत पर चर्चा करने का नहीं है, बल्कि हमारी मातृभूमि पर लगी हुई बेड़ियों को तोड़ने का है। उठाओ अपने हथियार और दुश्मनों का नाश करो। चलो। अरे नहीं चाहिए ऐसा जीवन जिस पर कायरता का कलंक लगा हो। जिस माटी ने जन्म दिया उस पर मर मिटने वाला हर भाग्यशाली होता है, और हम भी उस भाग्यशाली सपूत की तरह मर मिटेंगे जिसकी लहू की हर बूंद से स्वराज की कहानी लिखी जाएगी। मंगल पांडे पर एक अनुचित मुकदमा चलाया गया, जहां अधिकांश न्यायाधीश, वकील और यहां तक कि गवाह भी ब्रिटिश थे। उन्होंने मंगल पांडे को अपना पक्ष रखने के लिए ना तो उचित समय दिया और ना ही घायल मंगल पांडे के ठीक होने की प्रतीक्षा की। मंगल पांडे के विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। जिस दिन मंगल पांडे को फांसी दी जानी थी, उस दिन बैरकपुर के जल्लादों ने भारत के इस वीर सपूत को फांसी देने से मना कर दिया। इसलिए कंपनी को कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाने पड़े और उनसे यह बात छुपाई गई कि मंगल पांडे को फांसी दी जा रही है। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी अंग्रेजों ने सोचा था कि उनके इस निर्मम कार्रवाई से क्रांति की आग बुझ जाएगी, परंतु परिणाम उनकी सोच से ठीक विपरीत हुआ। मंगल पांडे का बलिदान सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा बन गया। लोगों में आजादी पाने की ललक और बढ़ गई और हिंदुस्तान के हर कोने में क्रांति की आग भड़कने लगी। बिंदी बाबा और मंगल पांडे जैसे महान सेनानियों की वीरता ने स्वराज्य के इस पथ को और आसान कर दिया। इनके साहस और समर्पण के समक्ष समस्त भारत नतमस्तक रहेगा। देश के इन महानायकों को राष्ट्र की ओर से शत शत नमन। बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान में एक तूफान उठने वाला है और तब तक हमारे पास जितना समय है उसमें हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करेंगे। महासंग्राम का समय दूर नहीं है मेरे भाइयों। समय आ गया श्रीमंत। फतेहपुर से सिपाही आज बगावत करेंगे। आक्रमण! वीआईपी सरेंडर हो, वरना सबके सब मारे जाएंगे। व्हीलर ने हमारी शर्तें मान ली हैं तात्या गुरु, और वादे के अनुसार उन्हें इलाहाबाद भेजना होगा। वहाँ सती चौरा घाट पर गोलीबारी हुई है, ज्यादातर अंग्रेज मारे गए। अब नाना साहब को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्रीमंत सरकार, हैवलॉक की सेना लखनऊ से निकल चुकी है।
तो फिर हमें भी तैयार होना होगा उनका जवाब देने के लिए।